कभी सोचा है किसी भी देश की असली पहचान क्या होती है? क्या वो उसके शानदार किलों में बसती है, या उन लड़ाइयों में जिन्होंने उसका नक्शा बदला, या फिर उसके लोगों की काबिलियत में? आज हम भारत की कहानी को चार अलग अलग नजरियों से, चार स्तंभों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो वो चार स्तंभ क्या हैं? पहला, पत्थरों में गढ़ी गई विरासत। दूसरा, तलवार से लिखा गया इतिहास। तीसरा, सम्मान से नवाजे गए हीरोज। और चौथा, आज की दुनिया में बनाई गई साझेदारियां। चलिए एक एक करके इन चारों पहलुओं से भारत के चरित्र को और गहराई से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से। ये हैं वो स्मारक जो भारत के इतिहास, इसकी संस्कृति और इसके सपनों का जीता जागता सबूत हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पत्थरों में उकेरी गई वो कहानियां हैं जो सदियों बाद भी आज भी हमसे बात करती हैं। ये लाइन चित्तौड़गढ़ किले के लिए जो एक तड़प है उसे बयां करती है। जरा सोचिए, 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 700 एकड़ में फैला एक किला। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये तो मेवाड़ के गुहिल राजवंश के साहस, उनके स्वाभिमान और बलिदान की वो गूंज है जो आज भी वहां महसूस होती है। इसका हर पत्थर वीरता की एक कहानी सुनाता है। चित्तौड़ से अब चलते हैं आगरा। देखिए, ताजमहल की बाहरी खूबसूरती तो हम सब जानते हैं, है ना? पर इसकी असली आत्मा बसती है परचिनकारी नाम की कला में। ये कोई पेंटिंग नहीं है। सोचिए, संगमरमर को तराश कर उसमें लाजवर्द, जेड जैसे कीमती पत्थरों को इतनी सफाई से जड़ा गया है कि कोई जोड़ तक नजर ना आए। ये एक बादशाह के प्यार को कला में ढालने की शायद सबसे बेमिसाल कोशिश थी। और अब इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जो आज के जमाने में भी हैरान कर देता है। जयपुर का हवा महल। 1799 में बना ये 5 मंजिला महल बिना किसी नींव के खड़ा है। जी हां, दुनिया की ये सबसे ऊंची इमारत है जिसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। और जानते हैं इसे क्यों बनाया गया था? ताकि शाही घराने की महिलाएं बाहर की दुनिया को देख सकें बिना किसी की नजर में आए। कमाल है ना? तो जहां स्मारक हमें एक राष्ट्र की सोच दिखाते हैं, वहीं युद्ध उसकी किस्मत और उसकी सरहदें तय करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पिलर की, वो लड़ाइयां, वो संघर्ष जिन्होंने भारत के इतिहास को वो मोड़ दिए जहां से सब कुछ बदल गया। पानीपत, एक ही जगह और 3 ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। पर सवाल यह है कि पानीपत ही क्यों? क्योंकि ये दिल्ली का गेटवे था, एक खुला मैदान जहां बड़ी बड़ी सेनाएं आसानी से टकरा सकती थीं। 1526 में बाबर ने लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1556 में अकबर ने हेमू को हराकर उस सत्ता को और मजबूत किया। और 1761 में अब्दाली और मराठों की लड़ाई ने उत्तर भारत की सियासत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब उस लड़ाई की बात करते हैं जो हथियारों से ज्यादा धोखे से जीती गई थी। साल था 1757, प्लासी की लड़ाई। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के मुट्ठी भर सिपाही। जीत तो नवाब की तय लग रही थी, लेकिन फिर हुआ एक धोखा। नवाब के ही सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की और पूरा खेल पलट दिया। और इसी एक धोखे ने भारत में ब्रिटिश राज के लिए दरवाजा खोल दिया। अगर प्लासी ने सिर्फ दरवाजा खोला था तो बक्सर की लड़ाई ने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया। 1764 में बक्सर की जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि और इस एक ट्रीटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ सौंप दिया। जो व्यापारी थे अब वो शासक बन चुके थे और यहीं से भारत की तकदीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो हमने विरासत देखी, हमने संघर्ष भी देखा। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो ये बताता है कि एक देश अपने लोगों की काबिलियत को, उनकी ग्रेटनेस को कैसे पहचानता है और कैसे सम्मानित करता है, क्योंकि ये सम्मान ही उस देश के वैल्यूज का आईना होता है। और जरा देखिए, ये सम्मान कितने अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है। देश के असाधारण सेवा के लिए सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, सिनेमा में पूरी जिंदगी के योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ और खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड। ये दिखाता है कि राष्ट्र के लिए हर तरह का हुनर, हर तरह की प्रतिभा कीमती है। और हां, ये सिर्फ एक मेडल या ट्रॉफी की बात नहीं है। भारत का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके साथ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी मिलती है। ये दिखाता है कि देश अपने चैंपियंस का सिर्फ सम्मान नहीं करता, बल्कि उनके भविष्य में इन्वेस्ट भी करता है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर। यह पिलर आज के भारत के बारे में है, उसकी मॉडर्न ताकत और दुनिया के साथ उसके रिश्तों के बारे में।
क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर नहीं बल्कि सही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बनती है। ये जो हम मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में सुनते हैं, ये असल में सिर्फ वॉर गेम्स नहीं होते, ये मॉडर्न डिप्लोमेसी की भाषा है। इनका मकसद होता है अपनी सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना, दोस्त देशों के साथ भरोसा मजबूत करना और पूरी दुनिया को अपनी तैयारी का एक संदेश भी देना। चलिए फटाफट कुछ उदाहरण देखते हैं। संप्रीति, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सबूत है। फिर है वज्र प्रहार। ये भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच होती है। सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज, उनके बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और फिर है शक्ति। ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है। ये दिखाता है कि भारत की सैन्य कूटनीति का दायरा कितना बड़ा है। वो यूरोप की बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर भी काम करने को तैयार है। तो ये थे वो 4 स्तंभ: विरासत, संघर्ष, सम्मान और साझेदारी। और ये चारों अलग अलग नहीं हैं, ये तो उन धागों की तरह हैं जो मिलकर भारत की एक अटूट और लगातार बदलती हुई कहानी को बुनते हैं। पत्थरों में गड़ी विरासत वो हमारी याददाश्त है जो बताती है कि हम कौन थे। लड़ाइयों ने हमारी सीमाएं तय की, हमारे हीरोज को दिए गए सम्मान ने हमारा चरित्र बनाया, और आज की साझेदारियां हमारा भविष्य बना रही हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो लगातार लिखी जा रही है। तो जैसे जैसे ये चारों स्तंभ और विकसित हो रहे हैं, एक सवाल मन में उठता है कि भारत की इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।